एक्सेप्शंस या इसको लिमिटेशन ऑफ लॉ भी कहते हैं। एक्सेप्शंस या लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वो चीजें जो कि हमारी एजम्पशंस को निगेट करती। उधर क्या था कि यार इनकम में कोई चेंज ना आए, ये हमने पढ़ा ना एजम्पशंस में, कस्टम में या ट्रेंड में कोई चेंज ना आए। एक्सेप्शन ये कहते हैं कि भाई इस तरह तो ये नहीं होता, इनकम भी चेंज होती रहती है, फैशन या ट्रेंड भी चेंज होता रहता है, शॉर्टेज भी हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली बंदे की इनकम में चेंज आती रहती है, ठीक है। कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यार ये कोरोना वायरस सेंटर्ड हो गया यार, कोरोना वायरस, यार अपना सही सही नाम रखो यार, फिर हमने अटेंडेंस भी लगानी होती है भाई, फिर एब्सेंट, ये कोरोना वायरस ये कौन है भाई, सही है। सो चेंज इन इनकम, कि इन बंदे की इनकम, कंज्यूमर की इनकम चेंज होती रहती है, सही, ठीक है। इनकम कांस्टेंट नहीं रहती, कंज्यूमर की इनकम कभी 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 कम कभी ज्यादा। तो अगर बंदे की इनकम कांस्टेंट होगी, चेंज होती रहेगी, तो तब ये लॉ होल्ड नहीं करेगा, तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, सही है। तो पहला एक्सेप्शन इस लॉ का ये है, पहला ऑब्जेक्शन इस लॉ पे ये कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होती रहती है, ठीक है जी। भाई इस पॉइंट में कोई इशू, ट्रेंड वाला भी बताता हूं। उधर क्या था दूसरा पॉइंट कि यार कस्टम और ट्रेंड में कोई चेंज ना हो, जबकि कस्टम और ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। कस्टम और ट्रेंड, कभी छोटी ईद कभी बड़ी ईद, तो लोग चीजों की डिमांड करते हैं, हालांकि प्राइस में कोई प्राइस ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी लोग उस चीज की डिमांड करते हैं। कोई चीज फैशन में हो तो लोग हाई प्राइस भी पे कर लेते हैं। तो चेंज इन ट्रेंड एंड चेंज इन इनकम, इसमें कोई कंफ्यूजन भाई पूछें, इसमें कोई कंफ्यूजन जी? दो पॉइंट्स क्लियर है जी? तो वही एजम्पशंस को जो चीजें निगेट कर, ट्रेंड में फैशन है इधर, ट्रेंड या कस्टम उधर हमने पढ़ा कि कस्टम में कोई चेंज ना आए, तो कस्टम तो चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड तो कोई चीज कभी एक चीज फैशन में आ जाती है, कभी दूसरी चीज फैशन में आ जाती है। तो जो चीज फैशन में होगी उसकी प्राइस हाई भी होगी, तो तब भी लोग डिमांड करेंगे, क्यों? क्योंकि वो चीज फैशन में है यार, वो चीज ट्रेंड में है, ठीक है। तो लोग हाई प्राइस पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड्स, यार अगर फ्यूचर में कंज्यूमर को लगे कि फला प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, ये डर हो उसको कि फ्यूचर में ये गुड्स अवेलेबल नहीं होगा, तो आज वो क्या कर लेंगे, आज लोग उस चीज को खरीदना शुरू कर देंगे, उस चीज की डिमांड ज्यादा कर लेंगे, हालांकि उसकी प्राइस अभी नहीं गिरी, सिर्फ एक खौफ है कि शायद फ्यूचर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो मार्केट में, तो आज लोग उसकी डिमांड करना शुरू कर देंगे, आज खरीद लेंगे यार, शायद ये कल अवेलेबल ना हो। जिस तरह अभी रिसेंटली सैनिटाइजर का हुआ था कि लोगों, पहले लोग सैनिटाइजर जानते भी नहीं थे, जब ये वबा आ गई तो लोगों ने सैनिटाइजर खरीदना शुरू कर दिया कि फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होंगे, हालांकि सैनिटाइजर की प्राइस इतनी नहीं बढ़ी थी, ठीक है, सॉरी उसकी प्राइस कम नहीं होती, सैनिटाइजर की प्राइस कम नहीं होती, लेकिन लोगों ने डिमांड शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि उसको खौफ था कि शायद हैंड वॉश का और सैनिटाइजर का फ्यूचर में अवेलेबिलिटी ही ना हो, तो उसने अभी से खरीदना, मास्क अभी से खरीदना शुरू कर दिए, हालांकि मास्क की प्राइस में कमी नहीं आई, मास्क की प्राइस बढ़ भी गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसकी डिमांड शुरू की। तो एक एक्सेप्शन है ना ला की, प्राइस भी कम नहीं हुई, लोगों ने डिमांड भी कर दिया, ज्यादा कर दी, तो हुआ क्या, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं। लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है, प्राइस कम होगी तो तब लोग डिमांड करेंगे, यहाँ तो प्राइस कम नहीं हुई, यहाँ तो प्राइस बढ़ गई थी और लोगों ने डिमांड शुरू की थी। भाई क्लियर है तीसरा पॉइंट शॉर्टेज ऑफ फूड का जी? जी, चौथा पॉइंट, एक्सपेक्टेशन इन प्राइस चेंज, यार लोगों को शायद लगे कि रमजान आने वाला है, ठीक है, और चीनी की प्राइस बढ़ेगी, उधर क्या था, उधर लोगों को खौफ था कि शायद ये अवेलेबल ही ना हो ये प्रोडक्ट, तीसरे पॉइंट में शॉर्टेज ऑफ गुड में। चौथे पॉइंट में ये कि एक्सपेक्टेशन इन प्राइस चेंज,
लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद चीनी की प्राइस फ्यूचर रमजान में बढ़ जाए, ठीक है ना। तो आज लोग क्या कर लेंगे, आज लोग खरीदना शुरू कर देंगे। किस वजह से, कि शायद ये तो अवेलेबल होगा फ्यूचर में, लेकिन हाई प्राइस पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। क्लियर जी। तो आज लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, हालांकि आज प्राइस नहीं गिरी चीनी की, लेकिन लोग फिर भी डिमांड कर रहे हैं इस डर से कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मिसाल दी ना कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद चीनी की प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाए, तो आज लोग खरीदना शुरू कर देंगे, हालांकि आज इसकी प्राइस नहीं गिरी। तो होगा क्या, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ, लॉ ऑफ डिमांड की तो नेगेशन हुई ना। क्लियर। तो तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट में ये फर्क है। चौथे पॉइंट में ये मसला है कि फ्यूचर में वो गुड अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, सही है। और इस चौथे पॉइंट में ये है कि फ्यूचर में उस गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, वो तो अवेलेबल होगा लेकिन हाई प्राइस पे अवेलेबल होगा। पांचवा पॉइंट, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। यार बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ ये कि फूड्स वगैरह या क्लॉथ्स, यार फूड्स की प्राइस जितनी भी बढ़ जाए ना, ये आप लोग देख रहे हैं आजकल कि यार प्राइस कितनी बढ़ गई है, और खासकर ये वबा की वजह से, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। ठीक है, तब भी यार चाहे गरीब से गरीब बंदा क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लेता है और फिर भी हाई प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। ठीक है, तो बेसिक नेसेसिटी में इंसान की जो बुनियादी जरूरियात हो ना, इस पे भी ये ला एप्लीकेबल नहीं है। वट एवर द प्राइस इज, ठीक है ना, जो बेसिक नेसेसिटी की जो भी प्राइस होगी ना, वो उसके लिए कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगा, लेकिन वो चीज हाई प्राइस पे खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा, तो तब भी ला एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, सही है भाई। तो ये एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन या लिमिटेशन वो चीजें होती हैं जो एग्जम्पशंस को निगेट करती हैं। उधर ये पॉइंट्स थे कि इन चीजों में चेंज ना आए, तब ये एप्लीकेबल होगा, और जबकि रियल में ये चीजें चेंज होती रहती हैं जी। एक्सेप्शन में कोई इशू, अगर लिमिटेशन के नाम से सवाल आया तो तब भी यही चीज, और अगर एक्सेप्शन के नाम से सवाल आया तो तब भी यही चीज। अब जी पूछे जी, क्लियर है। अच्छा, प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस पढ़ते हैं जी। ये भी एग्जामिनर ने एक दफा पूछा था कि प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड कंट्रीब्यूट्स टू डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड जब इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 या 4 पढ़ेंगे, तो उसमें दो फोर्सेस होती हैं, एक डिमांड फोर्स, एक सप्लाई फोर्स, और उस फोर्सेस की बदौलत से, और उस फोर्सेस की बदौलत से हम प्राइस डिटरमिनेशन करते हैं। सही है जी। अब अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि फ्यूचर में एक प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोड्यूसर देखे, प्रोड्यूसर, ठीक है, कि प्रोड्यूसर देखे कि यार फ्यूचर में एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो वो फिर उस हिसाब से उसकी प्राइस भी चार्ज करेगा। अगर उसको पता लगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, तो वो उसके लिए फिर हाई प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, फिर मैं आपको रेफर भी कर दूंगा ये पॉइंट। लेकिन ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस डिटर्मिनेशन में, यानी प्राइस क्या प्राइस होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट की, ये लॉ ऑफ डिमांड हमें बताएगा। सही है जी। तो इंशाल्लाह फिर मैं रेफर कर भी दूंगा आपको, जब उधर डिटर्मिनेशन करेंगे तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यार अगर प्रोड्यूसर को लगे कि इस प्रोडक्ट की सप्लाई फ्यूचर में ज्यादा होगी और डिमांड फ्यूचर में कम होगा, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर प्रोडक्ट की प्राइस कम चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है ना, तो प्रोडक्ट की प्राइस इसलिए कम चार्ज करता है ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर को लगे कि यार फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगा, तो वो फिर हाई प्राइस चार्ज करता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस का मतलब ये कि हमने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। क्लियर है जी। ये दूसरा पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है कि प्रोड्यूसर देखेगा कि डिमांड का प्राइस पे क्या असर होगा। अगर मैं डिमांड, फॉर एग्जांपल मैं प्राइस बढ़ा दूं, तो क्या लोग मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे। इलास्टिक है प्रोडक्ट, इलास्टिक इसको कहते हैं प्रोडक्ट इलास्टिक। प्रोडक्ट इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो क्या लोग मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिक। ठीक है, और प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट इन इलास्टिक उसे कहते हैं कि अगर मैं प्राइस
बहुत भी ज्यादा कर दूं, मैं प्राइस बहुत भी ज्यादा करूं, तब भी लोग डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इस ये भी प्रोड्यूसर देखेगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं प्राइस कम कर दूं या ज्यादा कर दूं तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये भी हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। इंशाल्लाह ये पॉइंट आगे भी क्लियर हो जाएंगे। इन दो पॉइंट्स में कोई इशू? जी, सदीक, हैदर, अहमद, इमरान, हमजा, आसिफ, ये कोरोना वायरस, जी ये क्लियर है भाई आपको? आप मेरा ख्याल से नए हो इस क्लास में। बाकी भी पॉइंट वन देखें, लॉ ऑफ डिमांड गुड्स की प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। अगर प्रोड्यूसर को लगे कि फ्यूचर में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम, ठीक है, तो वो फिर हाई प्राइस चार्ज करता है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर को लगे कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगा, तो वो फिर कम प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। अच्छा, डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल हेल्प एंटिटीज प्लान, ये डिमांड की वजह से आप फ्यूचर प्लान भी कर सकते हो। ठीक है, कि फ्यूचर में अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की डिमांड है तो आप उसकी फ्यूचर प्लान भी कर सकते हो। ठीक है ना। इट्स आल्सो हेल्प द स्टेट इन रेजिंग टैक्सेस इफ इंक्रीज इन टैक्सेस डिक्रीज डिमांड, इट इज नॉट वाइज टू इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमें टैक्सेशन में भी हेल्प आउट करता है। हुकूमत उन प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स लगा लेती है जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी ना हो। फॉर एग्जांपल सिगरेट वगैरह पे उसकी टैक्सेस वो ज्यादा लगाता है। लेकिन जो कमोडिटीज नेसेसिटीज हो ना, नेसेसिटीज बेसिक नेसेसिटीज, फॉर फूड वगैरह, क्लॉथ वगैरह, तो उस पे वो कम टैक्स लगाती है। तो ये भी हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है ना, कि यार लोग फूड की डिमांड ज्यादा करते हैं तो हुकूमत कहते हैं कि यार ये चीज बुनियादी जरूरी है इंसान, ह्यूमन बीइंग के लिए, तो उस पे वो टैक्स कम लगाते हैं। तो वो फिर अपनी सप्लाई भी प्रोड्यूस करेगा, लिमिटेड कर लेगा ना। ठीक है, वो जरूरी भी नहीं कि वो हाई सप्लाई कर ले और कम कम प्राइस। अगर उसको लगे कि मैं फ्यूचर में सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम, और वो सप्लाई कम कर दे, वो सप्लाई कम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसको लेके मैं कम प्राइस पर भी हाई प्रॉफिट कमा सकता हूँ, कम प्राइस में भी मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, मुझे फायदा है। कम प्राइस में मैं ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन कम प्राइस पे प्रोड्यूस करूंगा और मुझे बेनिफिशियल है तो वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर उसको लगे कि कम प्राइस में मुझे वारा नहीं करती, मैं सप्लाई कम कर लेता हूँ, तो सप्लाई कम कर ले, फिर वो ऑप्शन देगा ना, वो डिसीजन मेकिंग करेगा उधर। वो ये जो तीसरे पॉइंट में जो प्लान है वो फिर प्लान करेगा ना। ठीक है अब्दुल मजीद वकार, सी है भाई, तो फिर अपनी लिहाज से वो प्लान करेगा जी। अच्छा, अब डिमांड कर्व, वाई स्लोपिंग डाउन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी, एक्सटेंशन एंड, इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन भी कहते हैं, और इसको मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। ये क्यों स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है? ये अपवर्ड क्यों नहीं होता जिस तरह सप्लाई कर्व अपवर्ड की तरफ मूव करती है? कहने का मतलब ये है कि इसका प्राइस के साथ ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है। ठीक है, तो तीन रीजन हैं। पहला रीजन इनकम इफेक्ट की वजह से, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। दूसरा रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, और तीसरा रीजन ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम तीसरे चैप्टर में डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, थोड़ा मैं समझा लूंगा। खैर, इनकम इफेक्ट की वजह से, यार जब किसी गुड्स की प्राइस में कमी होती है, ठीक है, जब एक गुड्स की प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, एक बंदे की इनकम है 100 रुपए और प्रोडक्ट की प्राइस है 2 रुपी, तो वो उस प्रोडक्ट की 50 क्वांटिटी खरीद सकता है। लेकिन अगर उसकी प्राइस कम हो गई, 2 से 1 रुपए पे आ गई, तो अब वो क्या कर सकता है? अब वो उसके 100 यूनिट खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसकी इनकम है 100, प्रोडक्ट की प्राइस है 2, तो वो उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है? अभी 50। लेकिन अगर
उसकी इनकम है 100 और प्रोडक्ट की प्राइस गिर गई 1, तो अब वो कितने क्वांटिटी खरीद सकता है? 100 क्वांटिटी। तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना, तो इसकी वजह से डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। पहला रीजन कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, अब वो उसी इनकम में उस प्रोडक्ट के ज्यादा यूनिट खरीद सकता है। पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? इनकम इफेक्ट में कोई इशू? जी सही है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था कि फॉल इन प्राइस मेक द प्रोडक्ट चीपर एंड इंक्रीज इन डिमांड। यार सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि प्राइस, सब्स्टिट्यूशन की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन की प्राइस बढ़ने से लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल लोग कॉफी से टी की तरफ शिफ्ट हो गए क्योंकि कॉफी की प्राइस बढ़ गई। जब कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो उधर से कंज्यूमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट उसके लिए चीपर है ना, क्योंकि कॉफी की प्राइस बढ़ गई है, तो अब लोग डिमांड ज्यादा कर लेंगे क्योंकि अब चाय सस्ती मिलती है उनको, तो वो चाय की डिमांड ज्यादा कर लेंगे क्योंकि उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ गई है। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी लोग डिमांड ज्यादा कर लेते हैं। तीसरा जो है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये है कि जब आप एक गुड्स के यूनिट्स इस्तेमाल करते जाएंगे ना, तो वो शुरू शुरू में आपको मजा ज्यादा देती हैं, लेकिन जब आप उसके मोर गुड्स इस्तेमाल कर लेते हो तो वो मजा कम देने लगते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसमें लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को भूख लगी है, उसने जब पहला एप्पल खाया ना उसको ज्यादा मजा आया, लेकिन जब उसने दूसरा एप्पल खाया ना तो दूसरे एप्पल ने उसको पहले वाले एप्पल की निस्बत से कम मजा दिया। ठीक है, जब उसने तीसरा एप्पल खाया ना तो दूसरे एप्पल के मुकाबले में तीसरे एप्पल ने उसको कम मजा दिया। जब उसने चौथा एप्पल खा लिया तो वो उसका मजा कम होता रहा, उसको यूटिलिटी कम मिलती रही। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि आप यूटिलिटी जैसे जैसे आप एक गुड्स के ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते जाएंगे उसका मजा कम होता जाएगा। इंशाल्लाह ये डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जब उसकी एक चीज की यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो आप उसकी डिमांड कम करने लगते हैं। हाँ, आप उसकी डिमांड तब ज्यादा करेंगे जब उसकी प्राइस में कमी आ जाएगी। क्लियर जी? तो ये था टॉपिक्स आपके। ये पास पेपर ये जरा खुद देख ले। व्हाई इज द यूजर शेप ऑफ डिमांड कर्व? ठीक है, व्हाट इज द यूजर शेप? यार वो आपसे पूछ रहे कि डिमांड कर्व का शेप क्या होता है, तो आपने बताना है कि डिमांड कर्व का शेप स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। ठीक है ना, इट्स मूव स्लोपिंग डाउनवर्ड, यानी और इनवर्स रिलेशनशिप है ना प्राइस के साथ। और क्यों? तो क्यों का मैंने आपको ये 3 बता दिए ये रीजन। क्लियर जी? और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड फॉल। देखो उसने आपको लॉ ऑफ डिमांड बता भी दिया। द लॉ होल्ड कोड अंडर certain assumption, कुछ assumptions होती है लॉ की। ब्रीफली डिस्क्राइब these assumption एंड लिमिटेशन ऑफ द लॉ। 6 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, तो आपने फिर लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन नहीं करना, आपने डायरेक्ट assumptions पे जाना है, assumptions लिखने हैं जिस तरह बुक्स में लिखी थी और लिमिटेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये था आज आपका टॉपिक। अब आप पूछे शाबाश, अब आपने सवाल टाइप करते जाएं। यार अभी क्लास ऑफ ना करें ताकि मैं अटेंडेंस ले लूं, तो फिर क्लास ऑफ कर दूं। अब आपने सवाल टाइप करते जाएं शाबाश। कर दूंगा सलमान, कर दूंगा इंशाल्लाह भी। जी जी, शफकत, साकिब, शमीन, सुंदस, जी क्लियर है कि नहीं? बाकी दोस्तों को भी। ठीक है जी, ठीक। इंशाल्लाह फिर कल एक और टॉपिक्स के साथ। ठीक है जी, तो कोई इशू तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। जो नए नए बंदे आए ना, जो आज जिसकी पहली क्लास थी,
तो काइंडली आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में पूछा करें तो सबको फायदा होगा ना। और जो टॉपिक्स आपसे रह गए हैं आपने नहीं पढ़े तो उसके लेक्चर भी अवेलेबल, मैंने ग्रुप में भी लिंक शेयर किए ना, आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। और यार ये बाकी दोस्तों से भी गाए ना, अदरवाइज मैं फिर रिकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब डंडे वाली कौम है ना ये, अखलाक की जुबान समझती नहीं। मेरे पास तकरीबन 50-60 बच्चा ग्रुप में, और क्लास में तकरीबन 22-23 लोग, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, ठीक है। इसमें आप लोग, इस सख्ती में आप लोगों का फायदा है। सही है जी। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। थैंक